Hello guys, welcome to my old friends. In this video lecture, we are talking about the char graph rule, okay, which is one type of the quantitative relationship in between the nitrogenous base pairs. Okay, so I am Roshni, and you are watching my video series in that Roshni's Zoology channel, and these are my major subject of the zoology, and these are my education qualification. So let us start. Understand about that char graph rules, the history of the char graph rules, which is first developing by the Austrian biochemist. uh, Here you can see that the new paper chromatography method, which is separating the products of the hydrolysis of DNA and also the quantifying the relative abundance of by the help of ultraviolet spectrophotometers. Okay, so first of all 1950 के अंदर क्या हुआ था कि क्रोमेटोग्राफी जो था वो एक मेथड थी, न्यू पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड जो है वो डेवलप हुई. ओके, जिसके कारण क्या हुआ कि जितना भी डीएनए का मटेरियल है उसको हाइड्रोलाइज किया गया और हाइड्रोलाइज करके उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उसको एनालाइज किया गया कि उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी एज वेल एज इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ओके, नाउ ये जो रूल्स और रेगुलेशन जो है उसका वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है. चार ग्राफ ने इसको दिया था तो ऐसे ही हमें उसको याद रखना है. ओके, इसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि एक लाइन हम अगर नहीं याद रखते तो चलेगा, ऐसा नहीं है. Each and every statements which is very important. So here you can see that the base composition of DNA varies from one species to another. Okay, ये तो हमें पता है ही कि नाइट्रोजनस बेस पेयर्स जो होते हैं वो हर एक स्पीसीज के अंदर डिफरेंट हो गए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ई कॉलाई की बात करें, हमारी बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिलता है. ओके, सो मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज उसका जो जीनोम है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा उतना ही उसका क्या होगा, डीएनए कॉम्प्लेक्स होगा या फिर उसका जीनोम कॉम्प्लेक्स होगा. ओके, यानी कि जीनोम यानी कि उसके अंदर जितने भी जीन्स है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होंगे. ओके, और डीएनए जो हम बोल रहे हैं कि क्यों इतना वेरी करता है, तो वो नाइट्रोजनस बेस पेयर की अरेंजमेंट के कारण ये सब कुछ हो रहा है. ओके, सो देन आफ्टर सेकंड पॉइंट पर हम ध्यान दें कि डीएनए विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज of the same species have the same base composition. Okay, आगे हमने क्या बोला कि डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो बेस कॉम्पोजिशन का जो रेशियो है वो डिफरेंट होगा. ओके, बट जब आप सेकंड स्टेटमेंट पर आते हैं तो हमने क्या एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने चार ग्राफ ने एक्सपेरिमेंट किया, हमने नहीं किया है. ओके, सो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज की वजह अगर उन्होंने सेम स्पीसीज लेकर देखा, ये सेम स्पीसीज के अंदर अगर हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं तो उनके अंदर जो सेम बेस कॉम्पोजिशन हमें उसको देखने को मिला, यानी कि बेस का कॉम्पोजिशन नाइट्रोजन के बेस पेयर्स जो है एटीजीसी का जो कॉम्पोजिशन है वो सेम दिखने को मिला. ओके, देन आफ्टर थर्ड स्टेटमेंट, in the double stranded DNA the number of guanine units which is equal to number of cytosine and the number of adenine which is equal to number of thymine. Okay, यानी कि G is equal to C और percentage A is equal to percentage T. यहाँ पर ये बात हमें याद रखनी है. ओके, क्योंकि हमें पता है कि A always binds with the thymine with the double hydrogen bonds and guanine always binds with cytosine with the help of triple hydrogen bonds. Okay, now the fourth statement, the molar ratio of the A to T equals to 1 and similarly the molar ratio G to C is equal to 1. तो ये मोलार रेशियो क्या है वो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँ तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा. जस्ट अ सेकंड. A अपॉन T इज इक्वल टू 1, ऐसा मैं बोलना चाह रही हूँ यहाँ पर. ओके, सो A अपॉन T इज इक्वल टू 1 और G अपॉन C इज इक्वल टू 1. ये तो बात हमें क्लियर हो गई उसके हिसाब से. ओके, एंड देन नाउ द सम ऑफ द प्यूरिन्स
adenine and guanine equals to that of pyrimidines of the C and T. यानी कि अगर हम सम भी करते हैं ना A प्लस जी और इज इक्वल टू C प्लस टी का, तो भी वो सम भी क्या आएगा, सेम आएगा. ओके लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है जो हमें याद रखनी है कि द परसेंटेज ऑफ G प्लस सी डज नॉट नेसेसरीली इक्वल्स टू द परसेंटेज ऑफ द A प्लस टी. ओके हमने क्या बोला यहाँ पर, ओनली A प्लस जी बोला है, परसेंटेज नहीं बोला है. परसेंटेज C प्लस जी जो है विच इज नॉट नेसेसरीली इक्वल्स टू द A प्लस टी परसेंटेज. ओके मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में ले रही हूँ कि मान लीजिए कि जो साइटोसिन है, आपको ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम के अंदर कि साइटोसिन का जो रेशियो है वो मान लीजिए कि 30% है. कितना है, 30%. सो मुझे बताओ कि कितने नाइट्रोजन बेस पेयर्स, ईच एंड एवरी नाइट्रोजन बेस पेयर का जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो कितना होगा. ओके तो फाइनली हमें पता है कि C ऑलवेज बाइंड विद G. ओके सो G का भी कितना होगा, 30 होगा. तो 30 प्लस 30 यानी कि कितने हो गए, 60%. ओके तो ये आ गया 60%. नाउ 100 में से जब हम 60 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 40%. ओके सो 40% जो है उसमें से 40 को हमें हाफ करना होगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास अभी भी दो नाइट्रोजन बेस पेयर रहते हैं. कौन कौन से, एडेनिन एंड थाइमिन. सो 40 का अगर मैं हाफ करती हूँ तो 20 कौन होगा, एडेनिन, और 20 कौन होगा, थाइमिन. ओके सो 60% इज इक्वल टू 40%. क्या इक्वल हुआ, नहीं हुआ ना. सो ये बात हमें याद रखनी है कि द परसेंटेज ऑफ द C प्लस जी it not necessarily equals to the percentage of A plus T. Okay, I hope you are clearly understood this char graph rules and their statements, which is very important for that exam point of view. Thank you so much for watching, and please like this video and subscribe my channel.